नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम भाषा, व्याकरण और लिपि इस अध्याय के शेष अंश का अध्ययन करेंगे। जो हमने पढ़ा है वह आपको अवश्य समझ में आ गया होगा। एक बार पढ़ें, दो बार पढ़ें, आपको निश्चित रूप से समझ में आएगा और याद भी होगा। तो आगे चलते हैं। हमने भाषा के भेद, भाषा और बोली में अंतर, लिपि, भाषा, व्याकरण के बारे में भी जाना, हिंदी की बोलियों के बारे में जाना। अब पढ़ेंगे हिंदी भाषा और व्याकरण। ये हमारा बिंदु है, मतलब अगला। तो हिंदी व्याकरण हिंदी भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र है। किसी भी भाषा का व्याकरण उस भाषा को शुद्ध रूप से लिखने और बोलने संबंधी नियमों की जानकारी देता है। तो ऐसे ही हिंदी व्याकरण है। किसी भी भाषा को जानने के लिए उसके व्याकरण को भी जानना बहुत आवश्यक होता है। व्याकरण को जाने बिना हम उस भाषा का एकदम परिष्कृत रूप, शुद्ध रूप नहीं जान पाते, उस भाषा को हम हृदयंगम नहीं कर पाते। हिंदी की विभिन्न ध्वनि, वर्ण, पद, पदांश, शब्द, शब्दांश। पद माने वाक्य में जो शब्द होते हैं उसे पद बोलते हैं, और पद का अंश, शब्द और शब्दांश, वाक्य, वाक्यांश आदि की विवेचना तथा उसके विभिन्न घटकों, प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। यानी हिंदी की जो विभिन्न ध्वनियाँ होती है, वर्ण होते हैं, पद होते हैं, पदांश होते हैं, शब्द, इन सब की विवेचना और उसके विभिन्न घटकों और प्रकारों का वर्णन हिंदी व्याकरण में किया जाता है। हिंदी व्याकरण को मोटे तौर पर वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, इन 3 वर्गों में विभाजित कर इनके विभिन्न पक्षों पर विचार किया जाता है, और इसके बारे में हम आगे पढ़ते रहेंगे। पूरी व्याकरण हमें पढ़नी है ताकि आपको हृदय अच्छे से हृदयंगम हो जाए। अगर आप हिंदी मतलब MA करें हिंदी साहित्य में, तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा और पढ़ने में बहुत ही आनंद आएगा, और आपकी हिंदी इतनी अच्छी हो जाएगी कि बस हिंदी व्याकरण इतना बढ़िया हो जाएगा कि आप कहीं भी लिखेंगे और बोलेंगे तो आपकी हिंदी की सब तारीफ़ करेंगे। तो हमें व्याकरण का पूरा ज्ञान प्राप्त करना जरूरी है। नागरी लिपि का परिचय एवं वर्तनी। नागरी, ये देवनागरी जो लिपि है वह हिंदी की लिपि है। तो भाषा की ध्वनियों को जिन लेखन चिन्हों में लिखा जाता है उसे लिपि कहते हैं। हम भाषा जो बोलते हैं वे ध्वनियाँ कहलाती है, और उन ध्वनियों को जब हम चिन्हों के रूप में व्यक्त करते हैं, लिखते हैं, वही लिपि कहलाती है। अर्थात किसी भी भाषा की मौखिक ध्वनियों को लिख कर व्यक्त करने के लिए जिन वर्तनी चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। कितनी सरल भाषा में ये बात इस व्याकरण में समझा दी गई है। आप इसे आराम से इस पंक्ति को याद कर सकते हैं। समझना बहुत ज़रूरी है। समझने के बाद आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं, और कभी कहीं कठिनाई होती है तो उसे आप याद कर लें, लेकिन समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि रटा हुआ भूल जाते हैं, याद किया हुआ भूल जाते हैं, लेकिन समझा हुआ हम नहीं भूलते। समझे हुए के लिए थोड़ा सा सूत्र चाहिए, और हम उसे अपनी भाषा में, अपनी शब्दों में लिख सकते हैं। और हिंदी में अपनी भाषा शैली का, अपने लेखन का बहुत महत्व है। संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी, जिसे गोवा में प्रचलित है, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि देवनागरी है। तो संस्कृत, हिंदी, मराठी, कोंकणी और नेपाली, इन भाषाओं की लिपि देवनागरी है। इसी प्रकार अंग्रेजी की रोमन और पंजाबी की गुरुमुखी तथा उर्दू की फारसी लिपि है। भारत सरकार के अधीन केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने अनेक भाषाविदों, पत्रकारों, हिंदी सेवी संस्थानों तथा विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी प्रयोक्ताओं के लिए समान रूप से मान्य है। भारत सरकार के अधीन जो केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, उसने अनेक भाषाविदों, माने भाषा के विद्वानों, पत्रकारों और हिंदी सेवी संस्थानों और विभिन्न मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के सहयोग से हिंदी की वर्तनी का देवनागरी लिपि में एक मानक स्वरूप तैयार किया है, जो सभी हिंदी का प्रयोग करने वाले, हिंदी बोलने वाले, हिंदी लिखने वालों को समान रूप से मान्य है, और वही उनके लिए आदर्श है। देवनागरी का निर्धारित मानक रूप ये जो नीचे दिए गए हैं स्वर और व्यंजन, उससे आपको समझ में आएगा। ये उनका लिखित रूप है जिसमें हम जो बोलते हैं वो लिखते हैं, और इनको विस्तार से हम समझेंगे आगे वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार के माध्यम से। तो स्वर कितने प्रचलित है देवनागरी लिपि में? हमारी हिंदी भाषा में ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। यही स्वर जब व्यंजनों में लगते हैं, स्वर ये स्वतंत्र रूप में स्वर होते हैं, इनका जब हम उच्चारण करते हैं तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जब हम इनको व्यंजनों के साथ इनका प्रयोग होता है तो ये मात्रा के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। ये मात्राएं हैं, ए की कोई मात्रा नहीं होती है, और ये आ की मात्रा है एक डंडा,
फिर ई और ई की मात्राएं जिस क्रम से स्वर लिखे हुए उसी क्रम में नीचे उनकी मात्राएं दी गई है, उनका मात्रा रूप दिया गया है जो व्यंजनों में शामिल हो जाता है। जब हम पढ़ते थे, छोटे थे, तब बारखड़ी रटाई जाती थी, बारखड़ी सिखाई जाती थी, वही बोलना सिखाया जाता था। लेकिन अब बारखड़ी उस तरह से प्रचलित नहीं है। सीधे ही पाठ्य पुस्तक में मतलब जिस भी तरह से शब्द या वर्णों का ज्ञान और अक्षरों का ज्ञान बच्चों को कराया जाता है, उसमें बारखड़ी का अभी कोई योग नहीं लिया जाता। मतलब जबकि बारखड़ी से सीखना और पढ़ना आसान हो जाता था। तो ये जो मात्राएं हैं वे आप किसी भी व्यंजन में कै में लगाएंगे तो कै की कोई मात्रा नहीं, और कै में फिर ये आ की मात्रा, ई की मात्रा, ई की मात्रा, ऊ, री, ए, आई, ओ, औ की मात्रा लगाएंगे तो बोलेंगे कै, का, की, कू, के, कई, को, कऊ, क्री, है ना। तो ऐसे ही व्यंजनों में मात्राएं जुड़ जाती है और ये सारे व्यंजन फिर इस तरह से उच्चारित किए जाते हैं। मतलब ये जो स्वर है वो व्यंजनों में शामिल होने के बाद इस तरह से उच्चारित किए जाते हैं। अनुस्वार है अम, ए के ऊपर बिंदी लगे तो अनुस्वार हो गया। जैसे अंश, अंदेशा, संपदा, हंस, इन शब्दों पर बिंदी लगाई, ये अनुस्वार कहलाता है। अनुनासिक इसे कहते हैं चंद्र बिंदु। जब बिंदी ने लगा करके आधा चंद्र बनाकर उसमें बिंदी लगाई जाती है वे अनुनासिक शब्द होते हैं। हंसना, धुआं, चांद, अंग, ये और इनके उच्चारण में आप बोल करके देखना अंगूर, अंश, अंदेशा, संपदा, और हंसना, धुआं, चांद, इनका उच्चारण करके देखना तो आपको अनुस्वार और अनुनासिक व्यंजनों में अंतर समझ में आएगा। विसर्ग अह, जैसे अधः पतन, दुख, मनस्थिति। व्यंजन, ये व्यंजन है कै, खे, गे, घ, घ, चे, छे, जे, झ, ये, टे, ठे, डे, ड़, ढे, ढ। डे और ड़ में बिंदी का अंतर है, नीचे एक बिंदी लग जाती है। डे, डे से जैसे डमरू, और जब पेड़ लिखते हैं ड़ तो उसके नीचे बिंदी लगती है। ऐसे ढ और ढ है। अभी मुझे एकदम ध्यान नहीं आ रहा है, जैसे ढक्कन, पढ़ाई, पढ़ाई और ढक्कन, इनमें आप अंतर देखेंगे। इस तरह से इनको लिखा जाता है, उच्चारण किया जाता है। ण, ते, थे, दे, धे, न, पे, फे, बे, भे, में, ये, रे, ले, वे, शे, शे, से, है। ये है व्यंजन। संयुक्त व्यंजन होते हैं क्षय, त्रय, ज्ञ और श्रय। इनमें 2 व्यंजन शामिल है, और ये जो हल चिन्ह है व्यंजन के नीचे लगाया जाता है, ये लगने से ही व्यंजन अपने शुद्ध रूप में सामने आता है। मतलब जैसे क है, ये सारे जो व्यंजन हमने पढ़े हैं इनके नीचे हलंत लगाते हैं, ये हल चिन्ह लगाते हैं, ये इनका शुद्ध रूप है। और जो ये लिखा हुआ है और जो मैंने बोला है, अगर मैंने पढ़ा है, ये जो मैंने पढ़ा है वह व्यंजन में स्वरों का सम्मिलित रूप है। व्यंजनों का हम उच्चारण ही नहीं कर सकते स्वर के बगैर। मतलब जो शुद्ध रूप में व्यंजन होते हैं हम लिख तो सकते हैं लेकिन बोल नहीं सकते। और बोलते कब है? जब ये व्यंजनों के आगे पीछे कोई व्यंजन होंगे। जैसे वक्त, वह, आधा क और तय। तो जो क है वह व्यंजन का शुद्ध रूप है, उसके नीचे हलंत लगा हुआ है, तो हम इसे वह और तय के बीच में रख करके पढ़ पाए। अलग से हम नहीं पढ़ सकते। इन व्यंजनों को पढ़ने के लिए इनमें स्वरों का शामिल होना आवश्यक है। अब ये हल चिन्ह जैसे प्रहलाद, पट्टा, अपराह्न, तो ये व्यंजन का आधा रूप है ना, जो शुद्ध रूप है वो आधा ही रूप है। गृहीत स्वर ओ, गृहीत व्यंजन मतलब स्वर जो है हमारे स्वरों में एक ये स्वर ग्रहण किया गया है दूसरी भाषा से, और व्यंजनों में क, ख, ग, ज, फ, ये इनके नीचे बिंदी लगाने से ये जो व्यंजन है ये फारसी से लिए गए हैं, उर्दू से लिए गए हैं। अंग्रेजी भाषा से गृहीत स्वर है ओ, जैसे डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। इनका उच्चारण होता है डॉक्टर नहीं, डॉक्टर, कॉटेज, कॉलेज। और फारसी से गृहीत ध्वनियाँ हैं, उनका उच्चारण होता है गरीब, गज़ल, फन, कौम, खत। आई बात समझ में? पुनः याद रखने योग्य ये जो हमने पाठ पढ़ लिया है, इसमें जो मुख्य बिंदु है उन्हें हम वापस एक बार पढ़ लेंगे तो हमें वो अच्छे से याद हो जाएंगी। जैसे हम अपनी बात एक दूसरे को भाषा के माध्यम से ही कहते हैं। मतलब भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपनी बात दूसरे को बता पाते हैं। भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे लिखित भाषा कहते हैं। मतलब भाषा के जो 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित, तो मौखिक भाषा को लिखने के लिए जिन लेखन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लिखित भाषा कहते हैं। भाषा के सीमित क्षेत्र में बोले जाने वाले स्थानीय रूप को बोली या उपभाषा कहते हैं, है ना। भाषा के सीमित क्षेत्र में 20-25 किलोमीटर, 50 किलोमीटर में जो बोली जाती है स्थानीय बोली, उसे बोली या उपभाषा कहते हैं। हिंदी की 18 से 22 बोलियां
5 उपभाषाओं या विभाषाओं में विभाजित की गई है। पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी, बिहारी तथा पहाड़ी। इनमें क्या क्या बोलियां वो हमने पीछे पढ़ी हुई है। तो कुल मिलाकर के 18 से जो 22 बोलियां हैं उनको 5 भागों में विभाजित किया गया है। भाषा को शुद्ध लिखने व बोलने संबंधी जानकारी देने वाले शास्त्र को व्याकरण कहते हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। आई बात समझ में? कितनी सरलता से मुख्य बिंदु के रूप में वापस इस पुनः पूरे अध्याय को समझा दिया गया है। तो आपको ये याद रखनी होगी जो बातें, उन्हें आपको अवश्य याद करना है। इनको याद करेंगे तो आप परीक्षा में अगर वो पूरा पाठ एकदम विस्तार से पढ़ के नहीं भी गए होंगे, पढ़ने में देरी भी रह गई होगी, भी 2 महीने तक हमने वो पाठ पढ़ा ही नहीं, तो भी ये बिंदु याद रहेंगे। तो इनके माध्यम से आप उनको विस्तार से और आराम से लिख सकेंगे। अब आते हैं हम अभ्यास प्रश्नों पर। पाठ के बाद प्रश्नों को हल करने से हमें ये तो ध्यान रह जाता कि हमें क्या समझ में आया है और कितना याद रह गया है। निम्नलिखित में से राजस्थानी की बोली नहीं है कौन सी? मेवाड़ी, मारवाड़ी, अवधी, मेवाती। तो ये अवधी बोली नहीं है। अवधी कौन सी भाषा में है, मतलब कौन से वर्ग की बोली है अवधी? पूर्वी हिंदी की, है ना, पूर्वी हिंदी की बोली है। सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को क्या कहते हैं? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, उपभाषा या संपर्क भाषा। उपभाषा यानी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली भाषा के स्थानीय रूप को हम बोली या उपभाषा कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी लिपि देवनागरी नहीं है? नेपाली, हिंदी, पंजाबी, संस्कृत। तो इसमें पंजाबी जो है उसकी लिपि देवनागरी नहीं है, उसकी लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। खड़ी बोली, प्रश्न 4 है, खड़ी बोली हिंदी के किस स्वरूप से निकली है? खड़ी बोली पूर्वी हिंदी से नहीं, पश्चिमी हिंदी से निकली है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी या पहाड़ी। तो ये पश्चिमी हिंदी से निकली है। सब चारों प्रश्न के जवाब नीचे दिए हुए हैं, उनसे आप मिलान कर लें। अब आगे 5वां प्रश्न, भाषा किसे कहते हैं? हालांकि हम पढ़ चुके हैं और ये याद रखने योग्य बिंदु भी पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैं फिर बता देती हूँ तो आपको ये हाथों हाथ सब याद हो जाएंगे। भाषा किसे कहते हैं? हम अपने विचार और भावों को जिस माध्यम से बोलकर व्यक्त करते हैं एक दूसरे के सामने, वह भाषा कहलाती है या उसे हम भाषा कहते हैं। भाषा के 2 रूप कौन से होते हैं? मौखिक और लिखित। मौखिक भाषा जो हम मुंह से बोलकर व्यक्त करते हैं, और लिखित भाषा जिसे हम लिख करके चिन्हों का प्रयोग करके जिन ध्वनियों को व्यक्त करते हैं वह लिखित भाषा कहलाती है। तीसरा प्रश्न है, 7वां प्रश्न है, भाषा और बोली में क्या अंतर है? बोली सीमित क्षेत्र में बोली जाती है, इसमें साहित्य नहीं रचा जाता, इसकी अपनी व्याकरण नहीं होती है, शब्दकोश भी नहीं होता है। जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है, उसका अपना व्याकरण होता है, शब्द भंडार होता है, शब्दकोश होता है और उसमें साहित्य भी रचा जाता है। ठीक है। 8वां प्रश्न, हिंदी भाषा की विभिन्न बोलियों के नाम बताइए। तो ये आप अपने पाठ में जाकर के, पीछे जाकर के देख सकते हैं और याद कर सकते हैं। अगला प्रश्न 9वां, लिपि का क्या अर्थ है? हिंदी भाषा की लिपि बताइए। लिपि किसे कहते हैं हम? मौखिक यानी मुख से जो बोली जाती है भाषा, उसे लेखन चिन्हों का प्रयोग करके लिखा जाता है, उसे लिपि कहते हैं। जैसे हमने भी स्वर और व्यंजन पढ़े थे, उस रूप में हम व्यक्त करते हैं, वह लिपि कहलाती है। और हिंदी की देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिससे भाषा का शुद्ध रूप समझ में आता है। भाषा को हम कैसे शुद्ध लिखें, बोलें और पढ़ें, ये समझने के लिए इससे संबंधित नियमों की जानकारी देने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। बहुत ही सरल भाषा में आप इनको याद रख लें और लिख लें, है ना। समझ लेंगे तो फिर कोई दिक्कत आने वाली ही नहीं है। नहीं समझ में आता है तो 2 बार देखें, 3 बार देखें, आपको अवश्य ही समझ में आएगा। व्याकरण के प्रमुख विभाग कौन कौन से हैं? व्याकरण के प्रमुख विभाग है स्वर विभाग, वर्ण विभाग, शब्द विभाग और वाक्य विभाग, जिसे हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार भी कहते हैं। इनका हम विस्तार से अध्ययन आगे करेंगे। ठीक है, आपको पाठ अवश्य समझ में आ गया होगा। समझ में आया है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल को भी बजाएं, बेल को भी टच करें, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊंगी उसकी सूचना आपको तत्काल मिल जाएगी। धन्यवाद।